आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। धर्मशाला की एक अदालत ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जी हां, स्थानीय सीजीएम कोर्ट ने अनुराग और उनके साथियों के खिलाफ ये वारंट जारी किए हैं। अनुराग और उनके सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई में बाधा यानी खलल डालने के आरोप में धारा 186 के तहत मामला दर्ज है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले अनुराग ठाकुर पूछताछ के सिलसिले में अपने समर्थकों के साथ धर्मशाला में मौजूद विजिलेंस विभाग पहुंचे थे, जिसके चलते सरकारी कार्रवाई में खलल पैदा करने के मामले के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। आज हुई सुनवाई में अनुराग नहीं पहुंचे थे और उन्होंने इसके लिए माफी की अर्जी भी दी थी, लेकिन अदालत ने अर्जी रद्द करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। तो अनुराग ठाकुर के लिए मुश्किल भरा यह समय है। धर्मशाला की एक अदालत ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। स्थानीय सीजीएम कोर्ट ने अनुराग और उनके साथियों के खिलाफ ये वारंट जारी किए हैं। अनुराग और उनके सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई में खलल डालने के आरोप में धारा 186 के तहत मामला दर्ज है। और नरेंद्र अतल के खिलाफ। तो क्या मामला था सर? ये मामला था अनुराग ठाकुर और उसके साथियों पर कि उन्होंने पुलिस कार्रवाई में पुलिस अधिकारी की जो है उसके काम में बाधा उत्पन्न करी थी। रिजेक्ट करके उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। तो इसमें कोर्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए भी कुछ कहा है? नॉन वारंट बेलेबल वारंट जो भी इशू होते हैं वो पुलिस को डायरेक्शन जाती है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं धर्मशाला में मौजूद अपने संवाददाता लखन से। लखन, अनुराग ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट कैसे लिया जाए? कितनी मुसीबतें बढ़ी अनुराग ठाकुर की? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सीजीएम कोर्ट में इनकी आज पेशी थी। अनुराग ठाकुर और अत्री जी की आज वो पेश नहीं हुए। उनके वकील ने एजम्पशन फाइल किया था उनके साइड से, तो वो भी कोर्ट ने रद्द कर दिया हुआ और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाल दिए गए हैं। और इसकी अगली सुनवाई की जो डेट है वो 20 अगस्त को रखी गई है। उससे पहले वो अपनी एप्लीकेशन देकर या फिर अपनी जमानत ले सकते हैं। लखन, इस सिलसिले में कोई अनुराग से संपर्क हो पाया आपका? नहीं जी, अनुराग जी से कोई संपर्क नहीं था इसमें। और स्थानीय भाजपा नेताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? भाजपा नेताओं से भी कोई खास बात नहीं हुई है, क्योंकि ये मामला जो है वो थोड़ा दबा मामला था। ज्यादा इसकी खबर जो वो सिस्टम में नहीं फैली हुई थी, इसके कारण भाजपा कार्यकर्ता का भी समर्थन नहीं था इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया लखन इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मशाला के सीजीएम कोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अनुराग और उनके सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में धारा 186 के तहत मामला दर्ज है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले अनुराग पूछताछ के सिलसिले में अपने समर्थकों के साथ धर्मशाला स्थित विजिलेंस विभाग पहुंचे थे, जिसके चलते सरकारी कार्रवाई में खलल पैदा करने के मामले के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। आज हुई सुनवाई में अनुराग ठाकुर खुद मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस सिलसिले में एक माफी की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने इस अर्जी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती का वारंट जारी कर दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होना तय हुआ है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार से शिमला से लेकर कांगड़ा तक के लिए 4 लेन सड़क की मांग की है। दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके सामने यह मांग रखी। मुख्यमंत्री ने ऊपरी शिमला की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त बनाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नितिन गडकरी से शिमला से कांगड़ा तक के लिए 4 लेन रोड की मांग की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यहां 4 लेन हिमाचल प्रदेश में मध्य मार्ग की तरह ही उपयोग में लाई जा सकेगी। हमारे यहाँ रेलवे अभी शून्य के बराबर है और इसलिए हमने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बन रही हैं और नेशनल हाईवेज हैं उसके बारे में चर्चा की और जो कुछ कठिनाइयाँ थी उसके बारे में चर्चा की।
और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि शिमला से लेकर कांगड़ा तक जो शिमला हिमाचल के मध्य से जो है 4 लेन रोड बनाई जाए, जैसे कनेक्ट ऑल द अपर हिल्स एंड लोअर हिल्स एंड ऑल्सो ओपन अप द एरियाज एंड ऑल्सो प्रोवाइड गुड ट्रांसपोर्टेशन। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला से लगते ऊपरी क्षेत्रों में सड़कों की दयनीय स्थिति पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर हर समस्या के निराकरण में जुटी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र के साथ हुई इस मुलाकात के बाद बेहतर परिणाम सामने आएंगे। जो राष्ट्रीय मार्ग बने हैं उनकी ठीक से मेंटेनेंस हो, चाहे वो सिंगल लेन है, डबल लेन है, जैसे भी हैं, ये शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा ये वॉज वेरी पॉजिटिव, मिनिस्टर वॉज वेरी पॉजिटिव। उनके अफसर भी थे, पूरा डिस्कशन हुआ है, एक एक सड़क को लेकर डिस्कशन हुआ है। आई होप दैट देयर विल बी पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ इट। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। इन सड़क हादसों के लिए मूलभूत ढांचा भी काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है, लिहाजा सरकार अब इस ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। भारी बरसात के चलते इस साल हिमाचल प्रदेश में निजी और सरकारी संपत्ति के अलावा वन संपदा का भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं अब राज्य सरकार ने बरसात की तबाही का आकलन करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस बाबत भी केंद्रीय नेताओं के समक्ष, खास तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। कहीं पहाड़ ने मलबे की शक्ल अख्तियार कर कई घरों को उजाड़ दिया, तो कहीं विशालकाय देवदार के पेड़ों का घरों और वाहनों पर गिरना जारी है। इस दौरान लोगों को नदी नाले पार कराने वाले कई पुल का भी अब नामो निशान नहीं है। राज्य की कई सड़कें और संपर्क मार्ग भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गई हैं। वहीं अब प्रदेश में हुए नुकसान का राज्य सरकार आकलन करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि राज्य सरकार लोगों को बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के अलावा सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य करेगी। इसके लिए नुकसान का सही आकलन लेने का काम शुरू कर दिया गया है। जिनको नुकसान हुआ है तो उनको भरपाई की जाएगी, और जहाँ पर पुल उड़ गए हैं, सड़कों को क्षति पहुँची है, उनकी मरम्मत की जाएगी। हर बरसात के बाद, हर स्नोफॉल के बाद या सर्दियों के बाद ये समस्या सरकार के सामने आती है। और हमारे यहाँ प्रदेश में साल में 2 दफ़ा जो है सड़कों की मरम्मत करनी पड़ती है। वहीं वीरभद्र सिंह ने यह मामला केंद्र के समक्ष उठाने की भी बात कही है। बकौल वीरभद्र वो बारिश से राज्य भर में हुए नुकसान का मुद्दा केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने भी रखेंगे। मैं 245 करोड़ रुपया दिया, मगर उस 245 करोड़ में से भी सिर्फ 95 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं। 95 बाकी नहीं आए। जब मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी मैंने लिखा है, उनसे बात की है कि कम से कम जो मंजूर शुदा रकम है उसको तो भेजो। मुख्यमंत्री ने पिछले साल हुए करोड़ रुपए के नुकसान की पूरी राहत राशि प्रदेश को प्राप्त न होने पर भी अपनी नाराजगी जताई है। वीरभद्र सिंह का कहना है कि पिछले साल भी बारिश ने राज्य में भारी तबाही मचाई थी, जिसके बाद केंद्र ने बतौर राहत राशि हिमाचल को 245 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिससे अब तक सिर्फ 95 करोड़ रुपए ही राज्य को प्राप्त हुए। वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री के सामने ये मामला भी उठाएंगे। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार और मोहित चौहान के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल सरकार के अंदर चल रहे आपसी खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री जीएस बाली का कहना है कि सरकार और संगठन में कोई मतभेद नहीं है। बाली मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ दिल्ली में है। साथ ही बाली ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने को एक दुखद घटना बताया और कहा कि वो उनके पुराने साथी हैं और हमारे और उनके जाने से पार्टी को फर्क पड़ता है। देखिए, पहली बात तो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कोई मनभेद नहीं है किसी में भी, और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो सबका होता है। उतना पॉइंट ऑफ व्यू विद इन दी पार्टी रखने का हर आदमी को अधिकार होता है। और हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम अपने अपने काम से आए हैं। हमारे पीछे एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी गडकरी जी को मिलूंगा, वो मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी गडकरी जी को कि 4,000 फुट की हाइट से ऊपर
जितनी सड़कें बने, वेदर इट इज रूरल रोड और दिस प्रधानमंत्री योजना में बने, नाबार्ड में बने, उनमें एक स्पेसिफिकेशन दीजिए कि उनकी स्पेसिफिकेशन बड़े और क्रैश बैरियर लगे हों और साइड में वाइट उसमें निशान हो। सीएम साहब के पास डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का, वो उनके पास ही है। अब मेरे पास ट्रांसपोर्ट का है, गडकरी जी सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, तो सरफेस में इधर बसें आएंगी, उधर को सड़कें आएंगी, तो वो अपने डिपार्टमेंट की बात करेंगे, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ। कई प्रोजेक्ट होते हैं, ये इंटरनल मैटर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसमें कुछ रीड नहीं करना चाहिए, नथिंग। मैंने कहा कि हमारी पार्टी एक है, नेता एक है, श्रीमती सोनिया गांधी, उसके देश के मुताबिक सारी पार्टी चलेगी। रामपुर के ज्यूरी में कोचरी स्कूल की रसोई में आज अचानक आग लग गई। आग में 6 बच्चे झुलस गए, हालांकि तमाम बच्चे खतरे से बाहर हैं। शिमला जिले के झांखड़ी थाना के तहत ज्यूरी के समीप कोचड़ी प्राथमिक पाठशाला में आज सुबह 7 छात्र झुलस गए। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्रों को स्कूल की चाबी दी गई थी और उन्हें स्कूल खोलकर मिड डे मील वाले किचन की सफाई का जिम्मा दिया गया था। छात्रों ने जब किचन खोलकर सफाई का प्रयास किया तो इसी दौरान सिलेंडर ने आग पकड़ ली। बताया जा रहा है कि सिलेंडर पिछले 3 दिनों से लीक हो रहा था। गैस सिलेंडर की आग से 7 छात्र झुलस गए, हालांकि सभी छात्र खतरे से बाहर हैं। 7 में से 6 का खनेरी चिकित्सालय में उपचार किया गया, जबकि एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसा होते ही अध्यापक मामले को ना उलझाने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। इसका सर गैस लीक होगी कमरे में, शायद 3 दिन से सिलेंडर लीक है बना, तो स्कूल पहुंच गए बच्चे, वहाँ कोई टीचर ना कोई स्टाफ पहुंचा हुआ है। और जैसे बच्चों ने कमरा खोला और चाबी बच्चों के पास पहुंची है, और जैसे बच्चों ने देखा कि भाई सिलेंडर लीक है और बच्चे अंदर गए और गैस बंद करने को जैसे बंद किया तो वैसे अंदर आग की चिंगारी निकल गई। मेरे स्कूल में जो हादसा हुआ सर, इसकी वजह क्या है? ये टीचरों की लापरवाही है या कोई जो खिचड़ी बनाने वाली है उसने बोला रेगुलेटर खोला छोड़ दिया, सुबह बच्चे दरवाज़ा खोला और लाइटर लूटर में लगे होंगे तो शायद आग लग गई। और बात क्या टीचर आई थे उस टाइम? नहीं, उस टाइम कोई टीचर नहीं आए थे, स्कूल में कोई भी नहीं आया। चाबी किसके पास थी? चाबी बच्चों के पास दी थी। सर बच्चों ने कुछ स्मेल आई गैस की, नहीं तो उन्होंने सोचा कि इसको हम रेगुलेटर को बंद कर देते हैं। तो जैसे ही अंदर घुसे उन्होंने पता नहीं गवर्नमेंट की भी क्या किया, अंदर वो आग बढ़ गई और बच्चे झुलस गए। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकारी प्राथमिक स्कूल में केवल 39 छात्र हैं और अध्यापक 3 स्कूल में जलवाहक के साथ मिड डे मील वर्कर भी हैं, लेकिन सभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचते। आज भी स्कूल की चाबी छात्रों के पास दी गई थी, किचन की सफाई भी छात्रों से ही करवाई जा रही थी। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इस तरह अध्यापकों के स्कूल में देरी से पहुंचने का ये पहला मामला नहीं है। दूसरा, सुगम और सड़क के नजदीक स्कूल होने के कारण कोचती में अध्यापक ज्यादा हैं, जबकि कई दूर दराज स्कूल बिना अध्यापक के चल रहे हैं। रामपुर से विशेषण नेगी के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। एक तरफ सरकार जहां वन संरक्षण के लिए खुद की पीठ थपथपाते नहीं तकती, तो वहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए दिन दहाड़े हरे भरे पेड़ों का सफाया करने में जुटे हैं। ऐसा ही मामला शिमला जिले के जुब्बल के जनोदा इलाके में सामने आया है, जहां डीमार्केटेड फॉरेस्ट के तहत इलाका होने के बावजूद देवदार और कायल के 87 पेड़ों की बलि दे दी गई। वहीं जिस जमीन पर से इन पेड़ों को काटा गया, उस पर इलाके के ही कुछ रसूखदार लोगों की ओर से अवैध कब्जे का मामला अभी भी शिमला की जिला अदालत में विचाराधीन है। वहीं इस मामले पर रोहडू के डीएफओ अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बकौल डीएफओ उन्हें 23 जुलाई को लिखित में अवैध रूप से पेड़ों की कटान की शिकायत मिली है, जिस पर उन्होंने रेंज ऑफिसर को मौके पर जाकर डैमेज रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए हैं। बोला कि सरकारी ज़मीन और सरकारी ही रहेगी, और इसमें जो डिटेल पेड़ों की है जो एज पर रिकॉर्ड है, उसमें खसरा नंबर 51 में है जी आपके 11 देवदार और 44 कायल के पेड़, टोटल 55 पेड़ है। और जो खसरा नंबर 53 में है वो देवदार के 7 है और कायल के 25 है, तो टोटल ये 87 पेड़ों का मामला है। इसमें कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि ये मेरे को 23 जुलाई को ये लेटर मिला है। मैंने सेम डे रेंज अफसर को ये तहकीकात के लिए भेजा है। उन्होंने फिजिकली चेक करना है कि उस खसरा नंबर पे ये पेड़ खड़े हैं या काट रखे हैं। कुल्लू जिले के सरवरी के साथ लगती झुग्गी झोपड़ियों को प्रशासन ने खाली करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने सरवरी नाले के तेज बहाव के कारण जगह को खाली करने को कहा है, लेकिन शाम बीत जाने तक
लोगों ने झुग्गियां खाली नहीं की है, जिसके चलते प्रशासन के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कुल्लू के सरवरी नाले के साथ बनी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को शुक्रवार को झोपड़ियां खाली कर कहीं और जाने के आदेश दिए गए। बावजूद इसके झुग्गी वासियों ने अपनी झुग्गियां खाली नहीं की। झुग्गी प्रवासियों का कहना है कि प्रशासन ने अचानक ही उन्हें झुग्गियों को खाली करने के आदेश दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता वो अपने बच्चों को लेकर साथ जाएं तो कहां जाएं। उनका कहना था कि प्रशासन की ओर से उन्हें एक जगह बताई गई है, लेकिन कम जगह होने के कारण उनका परिवार उस जगह नहीं आ सकता। अब उधर गए हैं तो एक भी पूरी जगह नहीं है, ना कोई डंगा लगा हुआ है, ना कोई लैट्रिन, ना कोई बाथरूम है, ना कोई लाइट का। अब भागने को रास्ता नहीं है जाने को कहीं, और बाकी हम गरीब आदमी, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ऊपर से गंद भी आता है। और बाकी ये बात है, अब हमको बोलते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दो, बच्चे बुच्चे लेके सरकार बोलती है निकल जाओ, कहाँ निकले अब। इस पर एसडीएम सुरेश जायसवाल ने कहा कि सरवरी नाले के साथ बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सचेत किया गया है कि सरवरी नाले में पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है, जिससे झुग्गी वासियों के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसलिए प्रवासी लोगों को किसी दूसरी सुरक्षित जगह में जाने के आदेश दिए गए हैं। सरवरी नाले में कभी भी पानी बढ़ सकता है और उससे खतरा है, उनकी जान को खतरा है। तो उनको आज निर्देश दिए गए कि वो यहाँ से अपने परिवार सहित अपने सामान को तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर लें। इन झुग्गियों में 40 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनके सामने अपनी छत खोने का डर है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। कुल्लू से मनमिंदर के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। वहीं हिमाचल सरकार ने शीतकालीन स्कूलों के एकेडमिक सेशन में बदलाव किया है। सरकार द्वारा इस पर फैसला लेने के बाद गुरुवार को शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। शीतकालीन स्कूलों का अकादमिक सत्र अभी 1 मार्च से 28 फरवरी तक माना जाता था, जिसमें बदलाव किया गया है। अब इन स्कूलों का सत्र 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा और इसी दौरान स्कूलों को इसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा उपनिदेशकों को इस संबंध में फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी करने को कहा है। शिक्षा निदेशक शशि भूषण शेखरी ने बताया कि शीतकालीन स्कूलों में नए सिरे से घोषित किया गया अकादमिक सत्र 1 से 10वीं कक्षा के लिए लागू होगा। और अब बात मिंजर मेले की। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मिंजर मेले की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय युवा गायकों ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में पारंपरिक पहाड़ी गानों की प्रस्तुति दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहाड़ी गाने गाकर कुलदीप शर्मा ने पंडाल में मौजूद लोगों को खूब नचाया। कुलदीप के युवा समर्थकों ने उनके मंच पर आते ही तेज तरार सीटियां बजाकर माहौल को गर्म कर दिया। कुलदीप की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर समस्त लोगों ने खूब तारीफ की। चल खत्म कर। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।